हेलो एवरीवन, आज के हमारे इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर का जो अगला अध्याय देखेंगे कि कुछ और इंपॉर्टेंट छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उसको लेके अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला पॉइंट है छत्तीसगढ़ के जो करंट अफेयर में राष्ट्रीय जनजाति साहित्य महोत्सव 2022। ठीक है, तो राष्ट्रीय जनजाति साहित्य महोत्सव 2022 में ये किस डेट में हुआ है तो याद रख लेना 19 अप्रैल से लेके 21 अप्रैल 2022 तक के बीच में हुआ है। कब से कब के बीच में हुआ है तो 19 अप्रैल से लेके 21 अप्रैल 2022 तक के बीच में हुआ है, ये याद रखिएगा। और कहाँ हुआ है तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम, जेई रोड, रायपुर में हुआ है। मतलब कहाँ हुआ है, रायपुर में हुआ है। तो पहला क्वेश्चन यही पूछेगा कि राष्ट्रीय जनजाति साहित्य महोत्सव कहाँ हुआ है तो याद रख लेना पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम, जेई रोड, रायपुर, छत्तीसगढ़ में हुआ है। कौन सा तो राष्ट्रीय जनजाति साहित्य महोत्सव। और कब हुआ है तो याद रख लेना 19 से स्टार्ट हुआ है और 21 अप्रैल तक ये चला है। क्लियर है। तो कभी भी मतलब क्वेश्चन पूछेगा कि राष्ट्रीय जनजाति साहित्य महोत्सव कब स्टार्ट हुआ है तो 19 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है और 21 अप्रैल 2022 तक क्या हुआ है, ये चला है। ठीक है, कहाँ हुआ है तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम, जेई रोड, रायपुर, छत्तीसगढ़ में ये आयोजित हुआ है। क्लियर है। तो पहला पॉइंट एकदम क्लियर होना चाहिए। राष्ट्रीय जनजाति साहित्य महोत्सव कब स्टार्ट हुआ तो 19 तारीख को स्टार्ट हुआ है, 21 अप्रैल तक चला है, ये याद रखिएगा। स्थान कहाँ है तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम, जेई रोड, रायपुर, छत्तीसगढ़ में। क्लियर है। इसके बाद सेकेंड पॉइंट है आकर्षी कश्यप। ठीक है, ये मैं लिखा गया है आकर्षी कश्यप। तो आकर्षी कश्यप ये कौन है तो इनके बारे में याद रख लेना। आकर्षी कश्यप जो है हमारी छत्तीसगढ़ की प्रमुख बैडमिंटन प्लेयर है। क्या है, प्रमुख बैडमिंटन प्लेयर है। तो इनके बारे में याद रखिएगा। ये जो है अभी पीवी सिंधु के साथ जो है आपको कॉमनवेल्थ गेम्स में जो है जुलाई में होने वाला है, इसमें खेलते हुए दिखाई देगी। क्लियर है। तो कॉमनवेल्थ गेम्स में ये आपको खेलते हुए दिखाई देगी। तो आकर्षी कश्यप याद रखना बैडमिंटन प्लेयर है। कहाँ से है तो याद रख लेना ये रायपुर से। क्लियर है, कहाँ से है तो रायपुर, छत्तीसगढ़ से है, इसलिए अपन को इसको जानना जरूरी है। छत्तीसगढ़ की क्या है, बैडमिंटन प्लेयर है। तो क्वेश्चन बनेगा कि आकर्षी कश्यप क्या है तो याद रख लेना ये बैडमिंटन प्लेयर है, छत्तीसगढ़ के रायपुर से है। कॉमनवेल्थ गेम्स और जो है एशियन गेम में है उसमें ये खेलते हुए दिखाई देगी, छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करेगी। क्लियर है। इसके बाद याद रख लेना माठी त्यौहार। क्या है, माठी त्यौहार। तो ये कब मनाया जाता है माठी त्यौहार तो याद रख लेना चैत्र माह में। कब, चैत्र माह में। और माठी त्यौहार जो है कितने दिन का पर्व होता है तो याद रख लेना एक दिवसीय पर्व होता है। क्या होता है, एक दिवसीय पर्व होता है। और इस पर्व में जो है आदिवासी लोग, मिट्टी में कोई कार्य नहीं होता, सिर्फ मिट्टी का क्या होता है, पूजा होता है, ताकि उनका जो है फसल और अच्छा हो सके करके। क्लियर है। धरती माता या फिर बोल सकते हैं माटी जो त्यौहार है उसमें किसका पूजा होता है, माटी का पूजा होता है। और ये जो त्यौहार कितने दिन का होता है तो एक दिवसीय पर्व होता है, क्योंकि क्वेश्चन पूछ देगा कि छत्तीसगढ़ में मनाए जाने वाला माटी त्यौहार कितने दिन का होता है तो याद रखना एक दिवसीय होता है और ये चैत्र माह में मनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन ये भी पूछ देगा कि माटी त्यौहार कब मनाया जाता है तो चैत्र माह में मनाया जाता है, ये याद रखिएगा। और किसको समर्पित है तो मिट्टी को समर्पित है, मिट्टी की पूजा की जाती है। उस दिन मिट्टी से कोई अन्य कार्य नहीं होता, सिर्फ उस दिन पूजा होता है। और पूजा के बाद क्या होता है कि उसमें कामना करते हैं कि अच्छा फसल हो करके। ठीक है। इसके बाद याद रखना पिलखा पहाड़। पिलखा पहाड़ कहाँ है तो अंबिकापुर में है। कहाँ है तो पिलखा पहाड़ अंबिकापुर में है। इसके बाद याद रख लेना कि अगर क्वेश्चन पूछेगा कि पिलखा पहाड़ कहाँ स्थित है तो अंबिकापुर, सरगुजा में स्थित है। ठीक है, अंबिकापुर, सरगुजा में स्थित है। अगला जो है पॉइंट है छत्तीसगढ़ योग आयोग का गठन कब हुआ था तो 25 अप्रैल 2017 को हुआ था। कब हुआ था, 25 अप्रैल 2017 को छत्तीसगढ़ योग आयोग का गठन हुआ था। इस साल जो है 25 अप्रैल 2022 को इस छत्तीसगढ़ योग आयोग का जो है 5वां स्थापना दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, क्या होगा, 5वां स्थापना दिवस, मतलब 5वीं जो स्थापना दिवस मनाया जाएगा किसका, छत्तीसगढ़ योग आयोग का। और इसका गठन कब हुआ था तो 25 अप्रैल 2017 को हुआ था। और वर्तमान 2022 में इसका 5वां स्थापना दिवस या वर्षगांठ मनाया जाएगा। क्लियर है। तो छत्तीसगढ़ योग आयोग के बारे में याद रखना। इसके बाद याद रखना माड़िन नदी। माड़िन नदी ये कहाँ है तो माड़िन नदी जो है इंद्रावती की सहायक नदी है और ये नारायणपुर में बहती है। ठीक है, कहाँ बहती है तो नारायणपुर में बहती है, याद रख लेना। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कभी कि माड़िन नदी किसकी सहायक नदी है तो याद रखना इंद्रावती की सहायक नदी है। और माड़िन नदी कहाँ बहती है तो नारायणपुर में बहती है। कहाँ बहती है, नारायणपुर। नारायणपुर हमारे छत्तीसगढ़ का एक क्या है, जिला है। क्लियर है, जिसमें सबसे कम तहसील है, 2 ही तहसील है। तो माड़िन नदी जो है नारायणपुर में स्थित है, इंद्रावती की सहायक नदी है।
इसके बाद याद रख लेना कानन पेंडारी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यहाँ क्या हुआ है, हाल ही में भालुओं की क्या हुई है, मौत हुई है। ठीक है, तो भालुओं की मौत किस वायरस से हुआ है, तो याद रख लेना इन्फोकेसियस कैनाइल हेपेटाइटिस वायरस। क्लियर है, इन्फेक्शियस कैनाइल हेपेटाइटिस वायरस से क्या हुआ है कि 2 भालुओं की क्या हुई है, मौत हुई है। तो हाल ही पेपर में भी ये क्या है, चर्चित है। इससे पहले वहाँ शेर का भी मौत हुआ है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि कानन पेंडारी कहाँ स्थित है, तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, कानन पेंडारी कहाँ स्थित है, तो याद रख लेना कानन पेंडारी बिलासपुर में है। ठीक है, बिलासपुर के सकरी, जो नया तहसील बना ना बिलासपुर के नया तहसील सकरी, उसी के अंतर्गत जो है आपका कानन पेंडारी होगा। और कानन पेंडारी में हाल ही में जो है भालू की मौत हुई, 2 भालू की मौत इन्फोकेसियस कैनाइल हेपेटाइटिस वायरस से। क्लियर है। इसके बाद याद रख लेना महिला सशक्तिकरण पुरस्कार की घोषणा हुआ है। याद रखना, मतलब जो महिला सशक्तिकरण पुरस्कार हमारे छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर हमारे राज्य स्थापना दिवस के दिन दिया जाता था, उसको किसके नाम से देने की घोषणा हुआ है, तो याद रख लेना रानी अवंतीबाई लोधी के नाम से। क्या है, रानी अवंतीबाई लोधी के नाम से जो है हमारे छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर को, ठीक है, हमारे राज्य स्थापना दिवस के दिन 1 नवंबर को महिला सशक्तिकरण पुरस्कार देने का मतलब घोषणा किया गया है, जिसको किसके नाम से देंगे, तो रानी अवंतीबाई लोधी के नाम से देने की घोषणा की है। ठीक है, इसके बाद अगला देखेंगे पॉइंट, तो ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट हमारे छत्तीसगढ़ में जो है ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट की भी क्या हुआ है, स्थापना हुआ है। और सबसे पहले कहाँ स्थापित हो रहा है, तो याद रख लेना पाटन दुर्ग में। कहाँ, पाटन दुर्ग में। क्लियर है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि छत्तीसगढ़ में ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट सबसे पहले कहाँ मतलब स्थापित किया गया था, तो याद रख लेना पाटन दुर्ग में स्थापित किया गया था। इसके साथ ही 2 फैक्ट और याद रख लेना। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि हमर क्लिनिक जो कहाँ स्थापित हुआ है, तो याद रख लेना ये हमर क्लिनिक जो है अंबिकापुर में स्थापित हुआ है। और स्टार्टिंग में जो पहला फेज है उसमें 8 हमर क्लिनिक जो है स्थापित किया गया है, जिसमें 30 प्रकार के जो मतलब बीमारी हैं उसका टेस्ट होगा और उसके लिए दवाई बांटा जाएगा। क्लियर है। तो हमर क्लिनिक की जो योजना है वो कहाँ मतलब आयोजित हुआ है, मतलब कहाँ स्थापित हुआ है, तो अंबिकापुर में। और अंबिकापुर में कितने हमर क्लिनिक जो है की स्थापना किया गया है, तो याद रखना 8 हमर क्लिनिक जो है स्थापित किया गया है वार्ड में। ठीक, वार्ड में क्या किया गया, इसको स्थापित किया गया है। क्लियर है। तो क्वेश्चन सबसे पहले ये पूछेगा कि हमर क्लिनिक जो है कहाँ स्थापित हुआ है, सबसे पहले तो याद रखना अंबिकापुर में स्थापित हुआ है। कितने हमर क्लिनिक स्थापित किया गया है पहले फेज में, तो 8 हमर क्लिनिक क्या है स्थापित किया गया है वार्डों में। उसके बाद क्या है कि इसमें कितने प्रकार की बीमारियों से मतलब जो है टेस्ट होगा और उसका दवाई बांटा जाएगा, तो 30 प्रकार की बीमारी को और उसका जो है टेस्ट किया जाएगा और दवाई बांटा जाएगा। ठीक है, तो हमर क्लिनिक बारे में याद रख लेना। और ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट ये कहाँ स्थापित होता है, दुर्ग पाटन में। क्लियर है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद याद रखना हमर लैब। ठीक है, यहाँ हमर क्लिनिक था और यहाँ क्या होगा, हमर लैब। तो हमर लैब जो है पूरा छत्तीसगढ़ में इसको क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। और इस हमर लैब के तहत जो है बीमारियों का पता लगाने के लिए टेस्ट किया जाएगा। और कितने प्रकार का टेस्ट किया जाएगा, तो याद रखना 54 प्रकार का टेस्ट किया जाएगा, जिससे कि जो मतलब आंशिक बीमारी है उसका पता लगाया जा सके। क्लियर है। तो 3 चीज़ याद रख लेना। हमर क्लिनिक जो कि अंबिकापुर में स्थापित हुआ है, 8 हमर क्लिनिक वहाँ बना है जो कि 30 प्रकार की जो बीमारी उसका टेस्ट करेगा और इलाज करने के लिए दवाई देगा। ठीक है। इसके बाद यहाँ देखना कि हमर लैब कहाँ, छत्तीसगढ़ में ही स्टार्ट हुआ है। कहाँ, छत्तीसगढ़, पूरे छत्तीसगढ़ में हमर लैब स्टार्ट हो रहे हैं। इसके बाद इसमें हमर लैब में कितने प्रकार की बीमारी का टेस्ट होगा, तो 54 प्रकार की बीमारी का टेस्ट होगा और दवाई दिया जाएगा। वैसे याद रख लेना ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट क्या है, ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट जो कि कहाँ स्टार्ट हुआ है, तो पाटन दुर्ग में। क्लियर है। इसके बाद याद रख लेना फेसिंग जूनियर एवं कैडेट वर्ल्ड चैंपियनशिप। क्लियर है। तो फेसिंग जूनियर एवं कैडेट वर्ल्ड चैंपियनशिप कहाँ होगा, तो याद रखना दुबई में होगा। और इस दुबई में जो होने वाले फेसिंग जूनियर एवं कैडेट वर्ल्ड चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ से जो है 3 व्यक्ति का मतलब 3 खिलाड़ी जो है भाग लेंगे। क्या करेंगे, 3 खिलाड़ी भाग लेंगे। उनका नाम याद रख लेना, कभी भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि फेसिंग जूनियर एवं कैडेट वर्ल्ड चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ से किसने भाग लिया है, तो याद रखना 3 का नाम याद रहना चाहिए। पहला याद रखना सुखम निगथौबा। क्या है, सुखम निगथौबा के डेनिसी। उसके बाद तीसरा है SN शिवा मगेश। क्या है, SN शिवा मगेश। ठीक है। तो ये 3 जो खिलाड़ी हैं जो कि फेसिंग जूनियर एवं कैडेट वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने के लिए दुबई जाएंगे। कहाँ से हैं ये, तो छत्तीसगढ़ से हैं। तो तीनों का नाम याद रख लेना। एक बार रिपीट करता हूँ, सुखम निगथौबा के डेनिसी
और SN शिवा मगेश, ठीक है। तो ये तीनों जो है क्या कर रहे हैं कि दुबई जा रहे हैं और फेंसिंग जूनियर एवं कैडेट वर्ल्ड चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए। और ये तीनों कहाँ से संबंधित है? छत्तीसगढ़ से। इनका चयन कैसे हुआ है? तो इनका चयन जो है सोनीपत में एक जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप हुआ था, ठीक है। तो सोनीपत में जो है जूनियर राष्ट्रीय फेंसिंग चैंपियनशिप हुआ था, इसमें इन्होंने क्या किया था? पदक जीता था। इसी के आधार पर इनका जो चयन है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है वर्ल्ड चैंपियनशिप पे हुआ है। क्लियर है? तो याद रख लेना कि सोनीपत में जो जूनियर राष्ट्रीय फेंसिंग क्या है, सोनीपत में जूनियर राष्ट्रीय फेंसिंग चैंपियनशिप हुआ था, उसमें इन्होंने पदक जीता था। इसी के मतलब बेस पे इन तीनों का जो सिलेक्शन किस में हुआ है? फेंसिंग जूनियर एंड कैडेट वर्ल्ड चैंपियनशिप में, जो कि दुबई में होना है। और ये छत्तीसगढ़ से 3 व्यक्ति याद रखना, ठीक है। सुखम निगथोबा, के डेनिसी, SN शिवा मगेश। क्लियर है? तो फिर इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद याद रख लेना छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर कितना है? वर्तमान में भी मार्च में क्या हुआ है? एक गणना हुआ है जिसमें छत्तीसगढ़ का जो बेरोजगारी दर कितना है? तो 0.6% है। कितना है? 0.6%, जो कि मतलब बहुत ही ज़्यादा क्या है? कम है, बहुत ही ज़्यादा क्या है? निम्न है। और मतलब क्वेश्चन सीधा यही पूछेगा कि छत्तीसगढ़ का बेरोजगारी दर कितना है। तो छत्तीसगढ़ का बेरोजगारी दर कितना है? 0.6% है। और ये जो डाटा है किसके आधार पर है? तो याद रख लेना याद रख लेना सेक्टर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमी संगठन। क्लियर है? तो सेक्टर फॉर, अगर क्वेश्चन पूछेगा कि सेक्टर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी संगठन के तहत छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर कितना है? तो 0.6% है। क्लियर है? या फिर क्वेश्चन पूछ सकता है कि छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर 0.6% किसके द्वारा मतलब बताया गया कि 0.6% है करके। तो याद रख लेना सेक्टर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमिक संगठन, इनके द्वारा जो है एक डाटा दिया गया है जिसमें छत्तीसगढ़ का बेरोजगारी दर कितना बताया गया है? 0.6%। इसके बाद याद रख लेना नेक्स्ट पॉइंट जो है झलमलको या लया लमोर गोठुल रच्चा उत्सव, ठीक है। झलमलको लया लयोर गोठुल रच्चा उत्सव ये कहाँ मनाया जा रहा है? तो याद रख लेना ये कांकेर में मनाया जा रहा है। और कब मनाया जाएगा? तो 8 अप्रैल 2022 को मनाया जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि झलमलको लया लयोर गोठुल रच्चा उत्सव, ठीक है। नाम अजीब है लेकिन याद रखना है। क्वेश्चन बन सकता है कि झलमलको लया लयोर घोटुल रच्चा उत्सव कहाँ मतलब मनाया जा रहा है? तो कांकेर में मनाया जा रहा है। कब मनाया जाएगा? तो याद रख लेना 8 अप्रैल 2022 को। क्लियर है? तो झलमलको लया लयो गोटुल रच्चा उत्सव 8 अप्रैल 2022 को मनाया जाएगा। कहाँ बनाया जाएगा? तो कांकेर में बनाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो इसलिए आपको क्या करना है? इसको याद रखना है। झलमलको लया लयोर गोटुल रच्चा उत्सव कांकेर, सीधा ऑप्शन पे। उसके बाद ये कब मनाया जाएगा? तो 8 अप्रैल 2022 को मनाया जाएगा, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन पूछ सकता है कि झलमलको लया लयोर गोटुल रच्चा उत्सव का जो है उद्देश्य क्या है? तो याद रख लेना आदिवासी युवा युवतियाँ को अपनी संस्कृति और विरासत से जोड़कर उन्हें विकास की मुख्य धारा में लाना, ठीक है। तो उनको जो है, जो आदिवासी युवक युवतियाँ होती है, उनको अपनी संस्कृति और विरासत से जोड़कर उन्हें विकास की मुख्य धारा में शामिल करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है झलमलको लया लयोर गोटुल रच्चा उत्सव का। कब मनाया जाएगा? तो याद रख लेना 8 अप्रैल 2022 को कांकेर में, ठीक है। इसके बाद याद रख लेना एक बुक है आईना ए छत्तीसगढ़। क्या है? आईना ए छत्तीसगढ़। इसके लेखक कौन है या इसके विमोचनकर्ता कौन है? तो याद रख लेना शंकर पांडे। क्लियर है? शंकर पांडे का जो है एक कृत है आईना ए छत्तीसगढ़। क्लियर है? तो क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि आईना ए छत्तीसगढ़ किसकी रचना है? 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें आपको देखना शंकर पांडे दिखा देगा और इसको आप क्या करेंगे? करेक्ट आंसर लगाएंगे। क्लियर है? तो आईना ए छत्तीसगढ़ किनकी रचना है? तो शंकर पांडे का। किनकी रचना है? आईना ए छत्तीसगढ़ शंकर पांडे का है, याद रखिएगा। इसके बाद याद रखना कि छत्तीसगढ़ का एक बहुउद्देशीय योजना है गोधन न्याय योजना। इसके लिए जो पिछले साल क्या मिला था? गोल्डन स्कॉच अवार्ड मिला था, लेकिन इस साल इनको फिर एक राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। कौन सा पुरस्कार मिला है? तो याद रख लेना एलेटस इनोवेशन अवार्ड। क्या है? एलेटस इनोवेशन अवार्ड, जो कि कहाँ मिला है इनको? दिल्ली में दिया गया है। कहाँ दिया गया है? दिल्ली में दिया गया है। तो छत्तीसगढ़ की एक बहुउद्देशीय योजना जो है गोधन न्याय योजना, जिसको फिर राष्ट्रीय स्तर के जो अवार्ड मिले हैं, और राष्ट्रीय स्तर के कौन से अवार्ड मिले हैं? तो याद रख लेना एलेटस इनोवेशन अवार्ड। एलेटस इनोवेशन अवार्ड जो कि दिल्ली में मिला है। क्लियर है? तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि गोधन न्याय योजना को हाल ही में कौन सा पुरस्कार मिला है? तो याद रख लेना एलेटस इनोवेशन अवार्ड दिल्ली में जो कि मिला है। क्लियर है? क्यों मिला है? क्योंकि कृषि में इनोवेशन के लिए इनको मिला है। किसमें? कृषि में इनोवेशन के लिए जो गोधन न्याय योजना है उसको एलेटस इनोवेशन अवार्ड दिया गया है राष्ट्रीय स्तर पर।
क्लियर है। और ये गोधन न्याय योजना स्टार्ट कब हुआ है, तो याद रख लेना गोधन न्याय योजना जो है 20 जुलाई 2020 को, ठीक है, 20/7/2020 ये डेट आप क्या करना है याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि गोधन न्याय योजना का जो है स्टार्टअप कब हुआ है, तो 20 जुलाई 2020 को हुआ है, हरेली के समय हुआ था, ये भी याद रखिएगा। और इसके बाद याद रखना कि गोधन न्याय योजना, ठीक है, इसको कौन सा अवार्ड मिला है, तो एलेटस इनोवेशन अवार्ड, मतलब क्वेश्चन भी बन सकता है कि गोधन न्याय योजना को 2022 में कौन सा अवार्ड मिला है, तो गोधन न्याय योजना को 2022 में एलेटस इनोवेशन अवार्ड मिला है, जो कि दिल्ली में मिला है। और इसको याद रखना कि किस लिए मिला है, तो कृषि में इनोवेशन के लिए जो है गोधन न्याय योजना को ये अवार्ड मिला है। क्लियर है, एलेटस इनोवेशन अवार्ड, ठीक है। गोधन न्याय योजना कब स्टार्ट हुआ, तो 20 जुलाई 2020 को स्टार्ट हुआ है। इसके बाद याद रखना, लास्ट वीडियो में भी मैं बताया था कि वेट लिफ्टिंग से भुवनेश्वर में एक प्रतियोगिता हो रहा है, भुवनेश्वर, ठीक है, तो भुवनेश्वर उड़ीसा में वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता हो रहा है। इसमें छत्तीसगढ़ से पहले क्या बताया था कि जो कांस्य पदक जीते थे भावेश सारंग रायपुर के, उनके साथ 2 और व्यक्ति हैं, याद रख लेना ज्ञानेश्वरी यादव जो कि राजनांदगांव से संबंधित है, ये भी इनको क्या मिला है, रजत पुरस्कार मिला है, ठीक है। जगदीश विश्वकर्मा, ठीक है, जगदीश विश्वकर्मा इनको भी क्या मिला है, मतलब कांस्य पुरस्कार मिला है, ठीक है। तो देखो भावेश सारांश को कांस्य मिला है और जगदीश विश्वकर्मा को क्या मिला है, मतलब कांस्य मिला है, ठीक है। लेकिन जो ज्ञानेश्वरी यादव हमको क्या मिला है, रजत, ठीक है। ये दोनों 3rd रैंक में हैं और ये क्या है, 2nd रैंक में। क्लियर है। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा कि वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता, मतलब जो भुवनेश्वर में आयोजित वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ से किसने किसने भाग लिया था, किसने किसने मतलब जो पदक जीता है, तो याद रखना भावेश सारंग जो कि रायपुर में है, ज्ञानेश्वरी यादव जो कि राजनांदगांव से है, जगदीश विश्वकर्मा जो कि कहाँ से आपके राजनांदगांव से है, ठीक है। तो ज्ञानेश्वरी यादव जगदीश विश्वकर्मा दोनों कहाँ से है, आपके राजनांदगांव से हैं। ज्ञानेश्वरी यादव रजत पदक जीती है और जगदीश विश्वकर्मा और भावेश सारंग, ठीक है, भावेश सारंग कहाँ से है, रायपुर से हैं, दोनों ने क्या जीता है, कांस्य पदक जीता है, ठीक है। तो क्वेश्चन सीधा पूछ देगा कि कांस्य पदक जीतने वाले कौन कौन थे वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ से, याद रखना कौन कौन है, भावेश सारंग और जगदीश विश्वकर्मा। क्वेश्चन पूछेगा कि भुवनेश्वर में आयोजित जो है वेट लिफ्टिंग राष्ट्रीय स्तर की जो प्रतियोगिता था उसमें छत्तीसगढ़ के किस वेट लिफ्टर ने रजत पदक जीता है, तो याद रखना ज्ञानेश्वरी यादव ने, कहाँ संबंधित है, राजनांदगांव से। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद याद रखना रामायण इंटरप्रिटेशन सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है, तो ठीक है, तो रामायण इंटरप्रिटेशन मतलब सेंटर जो है शिवरी नारायण में स्थापित किया गया है। और याद रखना कि शिवरी नारायण जो है पहला जो है मतलब राम वनगमन परिपथ में पहला जो स्थान था वो चंद्रखुरी था, जो कि पूरा मतलब बन के उसका लोकार्पण हो चुका है। 2nd जो स्थान है शिवरी नारायण है और इसी शिवरी नारायण में जो है श्री राम भगवान के जितने भी वहाँ मतलब क्षेत्र में कार्य किए गए थे उनका जो है कार्य को चित्र के द्वारा पूरे दर्शाया जाएगा, उसी को क्या बोलेंगे, रामायण इंटरप्रिटेशन सेंटर के रूप में स्थापित किया जाएगा। जितने भी चित्र है उसको मतलब उकेरा जाएगा और उस चित्र को उकेरने का ही जो तकनीक है उसको क्या बोलेंगे, रामायण इंटरप्रिटेशन सेंटर बोला गया है, ठीक है। और इसका जो मतलब शिवरी नारायण का जो मतलब लोकार्पण कब हुआ है, तो 10 अप्रैल को स्टार्ट हुआ इसका लोकार्पण होना, ठीक है। तो इसका यहाँ का जोरों से काम चल रहा है शिवरी नारायण में। श्री राम भगवान से जितने भी रिलेटेड स्थल है उसका क्या हो रहा है, इन्हें उसमें पूरा अच्छे तरीके से उसको क्या हो रहा है, साज सज्जा से निर्माण किया जा रहा है। क्लियर है। तो रामायण इंटरप्रिटेशन सेंटर कहाँ आयोजित मतलब स्थापित किया गया है, तो शिवरी नारायण जो कि जांजगीर चांपा में है। क्लियर है। तो रामायण इंटरप्रिटेशन सेंटर शिवरी नारायण में स्थापित किया गया है, जो कि राम वनगमन परिपथ का 9 स्थल में से एक स्थल है। क्लियर है। 10 अप्रैल से इसका लोकार्पण है। इसके बाद याद रखना छत्तीसगढ़ में महिला विधायक की संख्या कितना हो गया है, तो याद रख लेना हाल ही में जो है खैरागढ़ में उपचुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस की जो एक नई विधायक बनी है, क्या नाम है, तो श्रीमती यशोदा वर्मा। कौन है, श्रीमती यशोदा वर्मा। इन्होंने जब बीजेपी के जो बीजेपी को हरा कर कितना 20,000 वोटों से, ठीक है, बीजेपी को हटा के 20,000 वोटों से क्या हुआ है, इन्होंने वहाँ से मतलब जीते हैं। क्लियर है। तो ये जो श्रीमती यशोदा वर्मा ये खैरागढ़ की मतलब जो है वर्तमान क्या है विधायक है, जो कि ये मतलब कांग्रेस से मतलब बिलोंग करती है, और ये 20,000 वोटों से क्या हुई थी, जीती थी एक तरफा वोट से। क्लियर है। और ये 15वें नंबर की क्या है विधायक है। कौन है, 15वें नंबर की विधायक तो यशोदा वर्मा। तो यहाँ से क्वेश्चन 2 क्वेश्चन बनेगा, या फिर क्वेश्चन पूछेगा छत्तीसगढ़ में भी महिला विधायक की संख्या कितना है, 15,
या फिर क्वेश्चन पूछेगा छत्तीसगढ़ में जो है 15वें नंबर की मतलब जो विधायक कौन थी, मतलब महिला विधायक कौन थी, तो याद रख लेना श्रीमती यशोदा वर्मा, जो कि खैरागढ़ से संबंधित है और कांग्रेस पार्टी से संबंधित है। क्लियर है। तो छत्तीसगढ़ में महिला विधायक की संख्या 15 है। श्रीमती यशोदा वर्मा खैरागढ़ से विजित हुई है, याद रख लेना, और 20,000 वोटों से जीती है। 15वें नंबर की जो है छत्तीसगढ़ की महिला विधायक है। इसके बाद याद रखना छत्तीसगढ़ में लोक कला एवं संस्कृति महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी। क्लियर है। छत्तीसगढ़ में लोक कला एवं संस्कृति महाविद्यालय, क्वेश्चन पूछेगा कि छत्तीसगढ़ में लोक कला एवं संस्कृति महाविद्यालय कहाँ कहाँ स्थापित की जाएगी, तो याद रख लेना बस्तर, रायपुर, सरगुजा। बस्तर, रायपुर और सरगुजा, ये 3 क्षेत्र हैं जहां छत्तीसगढ़ के मतलब 3 क्षेत्र हैं जहां लोक कला एवं संस्कृति महाविद्यालय आयोजित मतलब स्थापित किए जाएंगे। और ये किसके तर्ज पर रहेगा, तो याद रख लेना खैरागढ़ के जो है इंदिरा जो संगीत कला विश्वविद्यालय है उन्हीं के तर्ज पे रहेगा। क्लियर है। तो यहाँ से याद रखना कि छत्तीसगढ़ में लोक कला एवं संस्कृति महाविद्यालय कहाँ कहाँ स्थापित की जाएगी, तो बस्तर, रायपुर और सरगुजा 3 क्षेत्र है जहाँ से क्या होगा आपका लोक कला एवं संस्कृति महाविद्यालय स्थापित किए जाएंगे। ठीक है। इसके बाद आगे देखेंगे छत्तीसगढ़ में मिनिमम समर्थन मूल्य पर कितने लघु वनोपज जो है खरीदी होगा, तो याद रख लेना 65। पहले क्या था 52 के बाद क्या हुआ था कि 61 हुआ, 61 के बाद 4 और बढ़ गया, तो 65 जो लघु वनोपज है उसका जो है वर्तमान में खरीदी होगा किसमें, तो मिनिमम समर्थन मूल्य पर। क्लियर है। तो छत्तीसगढ़ में मिनिमम समर्थन मूल्य पर जो लघु वनोपज की खरीदी होगी, कितने लघु वनोपज हैं, तो 65 लघु वनोपज है जिनकी खरीदी होगी। ठीक है। इसके बाद याद रख लेना कि राष्ट्रीय पुरस्कार एक मिला है छत्तीसगढ़ को, किस चीज़ के लिए, सर्वश्रेष्ठ पंचायत के लिए। ठीक है। सर्वश्रेष्ठ पंचायत के लिए 2nd मतलब रैंक पर। और ये किसको मिला है, तो याद रख लेना सूरजपुर के जो है ग्राम पंचायत छिंदिया को मिला है। किसको मिला है, ग्राम पंचायत छिंदिया को। ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि छत्तीसगढ़ के किस ग्राम पंचायत को जो है राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, कौन सा, तो सर्वश्रेष्ठ पंचायत का। ठीक है। सर्वश्रेष्ठ पंचायत का उसमें क्या है, उसको 2nd नंबर पे मिला है। ठीक है। सर्वश्रेष्ठ पंचायत में 2nd नंबर पे पुरस्कार मिला किसको, तो याद रख लेना ग्राम पंचायत छिंदिया, जो कि आपका कहाँ है, तो सूरजपुर में है। क्लियर है। क्यों मिला है, क्योंकि बेहतर जल संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए। किसके लिए मिला है, बेहतर जल संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए जो ग्राम पंचायत छिंदिया है जो कि सूरजपुर में है, इसको राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार मिला है। कौन से श्रेणी में, सर्वश्रेष्ठ पंचायत के श्रेणी में 2nd नंबर पे। क्लियर है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि छत्तीसगढ़ के किस पंचायत को सर्वश्रेष्ठ पंचायत में 2nd स्थान प्राप्त हुआ है, तो याद रख लेना ग्राम पंचायत छिंदिया, जो कि सूरजपुर में स्थित है। क्लियर है। तो राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार मिले हैं सर्वश्रेष्ठ पंचायत में 2nd नंबर पे ग्राम पंचायत छिंदिया सूरजपुर को, किस लिए, तो बेहतर जल संरक्षण प्रबंधन के लिए। इसके बाद याद रख लेना कि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री, ठीक है, तो केंद्रीय स्तर का मतलब राष्ट्रीय स्तर के जो है केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री, उनके द्वारा जो है हाल ही में छत्तीसगढ़ के जो 6 मनरेगा श्रमिक को सम्मानित किया गया है। किसको, 6 मनरेगा श्रमिक को सम्मानित किया गया है उनके अच्छे कार्य के लिए। तो ये 6 मतलब व्यक्ति के बारे में अपन को जानना जरूरी है कि कहाँ कहाँ से है और क्या क्या कार्य से संबंधित है। ठीक है। तो याद रख लेना पहले जो नाम है 6 मतलब मनरेगा श्रमिक को क्या किया गया, सम्मानित किया गया। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री के द्वारा छत्तीसगढ़ के कितने जो है मनरेगा श्रमिक को सम्मानित किया गया था, तो 6 मनरेगा श्रमिक को सम्मानित किया गया था उनके अच्छे कार्य के लिए। और ये 6 नाम के बारे में भी याद रखना क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। तो नीतूबाई साहू कहाँ से है, तो भनपुरी धमतरी से थी। और ये किस कार्य के लिए इनको मिला है, तो याद रख लेना मशरूम उत्पादन के लिए इनको जो है मतलब केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री द्वारा सम्मानित किया गया था। ठीक है। तो नीतूबाई साहू कहाँ से है, भनपुरी धमतरी से है, मशरूम उत्पादन से भी संबंधित है ये। ठीक है। उसके बाद याद रखना श्रीमती फूलवंती कंवर, क्या है, श्रीमती फूलवंती कंवर, जो कि कहाँ संबंधित है, तो सारंगपुरी, कहाँ से, सारंगपुरी से। और ये क्या कार्य करती है, तो मोमबत्ती बनाने का, क्या कार्य करती है, तो मोमबत्ती बनाने का कार्य करती है। क्लियर है। इसके बाद याद रखना गीतांजलि ध्रुव, क्या याद रखना, गीतांजलि ध्रुव, ये कहाँ से है, तो लोहारसी फिंगेश्वर गरियाबंद से है। कहाँ से है, लोहारसी ग्राम पंचायत फिंगेश्वर विकास खंड, और मतलब गरियाबंद के जो विकास खंड है फिंगेश्वर, वहाँ के जो है पंचायत है लोहारसी, वहाँ से है संबंधित है कौन, गीतांजलि ध्रुव। और ये किस कार्य के लिए इसको मिला है सम्मान, तो याद रख लेना सिलाई कार्य के लिए इनको सम्मान मिला है।
इसके बाद याद रख लेना उमेश्वरी कंवर, क्या है उमेश्वरी कंवर, ये पतौरा दुर्ग की रहने वाली है। कहाँ की है? पतौरा दुर्ग रहने वाली, और सिलाई कार्य के लिए इन्हें राष्ट्रीय स्तर में क्या मिला है? सम्मान मिला है। क्लियर है। इसके बाद याद रख लेना कृष्ण कुमार सारथी, ये पौड़ी सोनहत कोरिया से रहने वाले हैं, मतलब कोरिया के सोनहत तहसील के पौड़ी नामक क्षेत्र से के रहने वाले हैं कृष्ण कुमार सारथी, और इनको बकरी पालन के लिए सम्मान मिला है। किसके लिए? बकरी पालन के लिए राष्ट्रीय स्तर में जो है सम्मान मिला है, किनके द्वारा? केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री के द्वारा। क्लियर है। इसके बाद याद रख लेना एक नया नाम विमल साव। विमल साव कहाँ संबंधित है? तो महासमुंद के बसना से संबंधित है, महासमुंद के बसना के दुर्गापाली, ठीक है, ग्राम पंचायत से संबंधित है। ठीक है, महासमुंद के बसना के दुर्गापाली ग्राम पंचायत से संबंधित है, और इन्हें मोबाइल रिपेयरिंग में अच्छा कार्य करने के लिए इनको क्या किया गया है? बेस्ट श्रमिक का जो है सम्मान दिया गया है। क्लियर है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री के द्वारा कितने मतलब जो है श्रमिक या फिर मनरेगा श्रमिकों को सम्मानित किया गया है? तो याद रख लेना 6 मनरेगा श्रमिकों को सम्मानित किया गया है। उसमें से पहला नाम है याद रख लेना नीतू बाई साहू। कहाँ से संबंधित? धमतरी, मतलब धमतरी संबंधित है भनपुरी से, और मशरूम उत्पादन करती है ये। फूलवती कंवर, ये मोमबत्ती बनाने का कार्य करती है, सारंगपुरी से है ये। गीतांजलि दूर लोहारसी फिंगेश्वर गरियाबंद से संबंधित है, सिलाई कार्य करती है। उमेश्वरी कंवर पंतोरा दुर्ग से संबंधित है, सिलाई कार्य करती है। कृष्ण कुमार सारथी पौड़ी सोनहत कोरिया से संबंधित है, बकरी पालन का कार्य करता है। ठीक है। विमल साव बसना महासमुंद से है, और मोबाइल रिपेयरिंग का कार्य करता है। ठीक है। तो ये 6 नाम है आपके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट हो जाता है। 6 नाम से क्या बन सकता है? क्वेश्चन बनेगा कि कौन किन्हें किन्हें जो है वो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री के द्वारा सम्मान दिया गया था। ठीक है। तो 6 मतलब व्यक्ति थे, 6 का नाम याद रख लेना। और याद रख लेना उन्नति, ठीक है, उन्नति प्रोजेक्ट किसका है? तो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री का ही एक प्रोजेक्ट है उन्नति, इसी के तहत जो है सभी सम्मान दिया जा रहा है। ठीक है। तो याद रख लेना केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री का प्रोजेक्ट का क्या नाम है? उन्नति। और इसी उन्नति के तहत हमारे छत्तीसगढ़ के 6 मतलब जो व्यक्ति हैं मनरेगा श्रमिक को सम्मानित किए गए हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे भी बना सकता है कि उन्नति के द्वारा छत्तीसगढ़ के कितने मतलब श्रमिक मतलब मनरेगा श्रमिकों को सम्मान दिया गया है? तो याद रख लेना 6 श्रमिकों को। क्लियर है। और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री का जो प्रोजेक्ट है उसको क्या नाम दिया गया? तो उन्नति नाम दिया गया। ठीक है। तो इसी उन्नति के तहत ये सभी कार्य हो रहे हैं। इसके बाद याद रख लेना कुछ पर्वतरोही हैं, जैसे में से सबसे पहले याद रख लेना चित्रसेन साहू। ठीक है। चित्रसेन साहू, इनको और क्या बोलते हैं? तो हाफ ह्यूमन रोबोट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? हाफ ह्यूमन रोबोट। क्लियर है। चित्रसेन साहू क्या बोलते हैं? हाफ ह्यूमन रोबोट, क्योंकि इनका जो पैर है कृत्रिम रूप से बना हुआ है। क्लियर है। इसलिए इसको बोलते हैं हाफ ह्यूमन रोबोट, याद रख लेना। और चित्रसेन साहू कहाँ से संबंधित है? तो अंबिकापुर से, माना जाता है कि अंबिकापुर से संबंधित है। और इन्होंने 2021 में, ठीक है, 2021 में छत्तीसगढ़ का मतलब प्रतिनिधित्व करते हुए माउंट एल्ब्रूस में क्या किया था? झंडा फहराया था। क्या फहराया था? तिरंगा झंडा फहराया था। तो क्वेश्चन पूछेगा कि माउंट एल्ब्रूस में तिरंगा किसने फहराया था? किस पर्वतरोही ने फहराया था? तो याद रखना चित्रसेन साहू, जो कि अंबिकापुर से संबंधित है। 2021 में माउंट एल्ब्रूस में क्या किए थे? तिरंगा झंडा फहराए थे। ये याद रखिएगा। ठीक है। और एक क्वेश्चन भी बन सकता है कि छत्तीसगढ़ के दिव्यांग पर्वतरोही कौन है? तो चित्रसेन साहू। ठीक है। जिनको क्या बोलते थे? हाफ ह्यूमन रोबोट। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनके दोनों पैर जो है कृत्रिम रूप से बने हैं। क्लियर है। तो चित्रसेन साहू अंबिकापुर से संबंधित है। 2021 में माउंट एल्ब्रूस में तिरंगा झंडा फहराए थे, और इनका और क्या बोलते हैं? हाफ ह्यूमन रोबोट कहते हैं। छत्तीसगढ़ में दिव्यांग पर्वतरोही के नाम से जाने जाते हैं। क्लियर है। इसके बाद याद रख लेना नीसू सी। क्या है? नीसू सी। ये भी कहाँ से संबंधित है? बिलासपुर से संबंधित है। और ये भी क्या है? पर्वतरोही है। और इन्होंने क्या किया है? अफ्रीका के किलिमंजारो, जो कि जिसकी ऊंचाई कितना है? 58-95 मीटर, इसमें क्या किया था? इन्होंने तिरंगा झंडा फहराया था। और इनके साथ एक और व्यक्ति थे, याद रख लेना। ठीक है। ये अमिता श्रीवास, जो कि आपके जांजगीर चांपा से संबंधित है, ये याद रखिएगा। ठीक है। जांजगीर चांपा, या फिर कई लोग बोलते हैं कि कोरबा भी इनका प्रॉपर गांव है। ठीक है। तो आप पहले जांजगीर चांपा देखना, उसके बाद कोरबा लगाना। क्लियर है। तो देखो 2 नाम याद रख लेना किलिमंजारो के लिए। ठीक है। देखो नीसू सी कहाँ से संबंधित है? बिलासपुर संबंधित है। नीसू सी कहाँ से संबंधित है? बिलासपुर से। बिलासपुर से लगा हुआ है जांजगीर चांपा। अगर जांजगीर चांपा ऑप्शन में नहीं दिया तो कोरबा दिया रहेगा, तो कोरबा लगाना। ठीक है। तो नीसू सी कहाँ से है? बिलासपुर से है। अमिता श्रीवास कहाँ से है? जांजगीर चांपा से है। दोनों ने क्या फतह किया है? तो याद रख लेना जो अफ्रीका का सबसे ऊंचा चोटी है किलिमंजारो, वहाँ को फतह किया है। और अफ्रीका का जो किलिमंजारो उसकी ऊंचाई कितना है? तो
5,895 मीटर है। और इन्होंने कब फतह किया है, तो ये हाल ही में 2021 में जो है निशु सी और अमिता श्रीवास ने जो अफ्रीका के जो है किलिमंजारो उसका फतह किया है। ठीक है, तो ये दोनों नाम आपको क्या करना है, याद रखना है। किसके लिए, तो किलिमंजारो में। क्वेश्चन बन सकता है कि अफ्रीका के जो किलिमंजारो है उसका फतह करने वाले छत्तीसगढ़ के कौन कौन है, तो याद रखना निशु सी और याद रखना अमिता श्रीवास, दोनों ने क्या किया है, अफ्रीका के किलिमंजारो में तिरंगा झंडा फहराया है। ठीक है, निशु सी बिलासपुर से है और जो अमिता श्रीवास है जांजगीर चांपा या फिर कोरबा ले सकते हैं उसको। क्लियर है, तो किलिमंजारो वाला याद रख लेना। कब किए हैं, तो 2021 में इन्होंने क्या किया, फतह किया है। इसके बाद याद रखना निशा यादव बिलासपुर से। ठीक है, निशा यादव बिलासपुर से इन्होंने क्या किया है, उत्तराखंड के नैनीताल, ठीक है, उत्तराखंड जो है ना, उत्तराखंड उसमें एक नैन पीक है, नैन पीक ऐसी क्या बोलते हैं, चीना पीक, क्या बोलते हैं, नैन पीक या चीना पीक बोलते हैं। तो बिलासपुर के जो है निशा यादव ने क्या किया है, उत्तराखंड नैनीताल में स्थित नैना पीक या फिर चीना पीक, उस पर क्या किया है, तिरंगा झंडा फहराया है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि किसने जो है उत्तराखंड के नैनीताल के नैना पीक में तिरंगा फहराया है, तो याद रखना निशा यादव, या फिर बोल सकते हैं कि निशा यादव किस क्षेत्र से संबंधित है, ये निशा यादव पर्वतरोही है। इन्होंने क्या किया है, उत्तराखंड के नैनीताल के नैना पीक में तिरंगा झंडा फहराया है। निशा यादव ने क्या, कहाँ से संबंधित है, बिलासपुर से, और ये याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद इन्होंने कब फहराया था, याद रख लेना 2021 में ही। ठीक है, 2021 में ही इन्होंने क्या किया, उत्तराखंड के नैनीताल में जो है नैन पीक में तिरंगा झंडा फहराया था। इसके बाद राहुल गुप्ता, जो कि कहाँ से संबंधित है, अंबिकापुर से संबंधित है। कहाँ संबंधित है, राहुल गुप्ता अंबिकापुर संबंधित है। और इन्होंने जो है माउंट एवरेस्ट में जो है तिरंगा झंडा फहराया था, कब, 2018 में। क्लियर है, तो राहुल गुप्ता अंबिकापुर से संबंधित है। इन्होंने जो है माउंट एवरेस्ट के ऊपर क्या किया था, तिरंगा झंडा फहराया था, कब, 2018 में। क्लियर है, सविता धपवाल, सविता धपवाल, तो सविता धपवाल कहाँ से संबंधित है, भिलाई से संबंधित है। और इन्होंने भी जो है माउंट एवरेस्ट पर क्या किया था, तिरंगा झंडा फहराया था, कब, 1993 में। मतलब छत्तीसगढ़ गठन होने से पहले छत्तीसगढ़ की जो मतलब पर्वतरोही कौन है, तो सविता धपवाल। इन्होंने जो है भिलाई, मतलब ये जो भिलाई से संबंधित है, कहाँ से संबंधित है, भिलाई से संबंधित है। और इन्होंने क्या किया था, माउंट एवरेस्ट पर क्या किया था, तिरंगा झंडा फहराया था। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि राज्य गठन से पूर्व माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली छत्तीसगढ़ की पहली जो है मतलब पर्वतरोही कौन है, तो सविता धपवाल है, जो कि महिला भी है। और फर्स्ट तो क्या है, पर्वतरोही छत्तीसगढ़ की, कहाँ संबंधित है, तो भिलाई से संबंधित है। ठीक है, तो सविता धपवाल भिलाई से संबंधित है। माउंट एवरेस्ट पर जो है 1993 में इन्होंने चढ़ाई की थी। क्लियर है, और तिरंगा झंडा फहराया था। इसके बाद याद रखना नैना सी धाकड़, नैना सी धाकड़ ये कहाँ से संबंधित है, तो जगदलपुर से संबंधित है। कहाँ संबंधित है, जगदलपुर संबंधित है। इन्होंने जो है माउंट एवरेस्ट पर फतह मतलब तिरंगा झंडा फहराया है, कब, 2021 में। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन पूछेगा कि राज्य मतलब सबसे पहले जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला कौन है बोलेगा, तो सविता धपवाल। ठीक है, राज्य के गठन के बाद अगर सबसे पहले जो कोई महिला है जो कि माउंट एवरेस्ट पर मतलब चढ़ी है, तो वो कौन है, तो नैना सी धाकड़ है, जगदलपुर से संबंधित है। कब चढ़ी है, 2021 में चढ़ी है ये। और सविता धपवाल कब चढ़ी है, तो 1993 में, राज्य गठन के पहले। क्लियर है, तो सविता धपवाल। उसके बाद याद रख लेना राहुल गुप्ता, जो कि अंबिकापुर से संबंधित है। और नैना सी धाकड़, ये तीनों ने कहाँ चढ़ाई की है, तो याद रखना है तीनों ने माउंट एवरेस्ट पर क्या किया, चढ़ाई किया, वहाँ तिरंगा झंडा फहराया है। ठीक है, सविता धपवाल कब चढ़ी है, तो याद रखना 1993 में चढ़ी है। ठीक है, राहुल गुप्ता जो कि अंबिकापुर संबंधित है, इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कब किया, तो 2018 में चढ़ाई किया है। ठीक है, 2018 में चढ़े हैं। और नैना सी धाकड़ अभी हाल ही में जो करंट में ये जगदलपुर से संबंधित है। और माउंट एवरेस्ट पर कब तिरंगा झंडा कब फहराया था, 2021 में मतलब फहराया। क्लियर है, तो ये सभी क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट, जितने भी मतलब पर्वतरोही है यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो यहाँ से भी बन सकता है। तो मैंने क्या किया, बताने की कोशिश किया। ठीक है, इसके साथ ये याद रखना कि पर्वतारोहण अकादमी जो है कहाँ स्थापित है, तो बस्तर में। ठीक है, कहाँ स्थापित है, तो बस्तर में। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि छत्तीसगढ़ में पर्वतारोहण अकादमी कहाँ खुला है, तो बस्तर में खुला है, याद रख लेना। और कुछ पर्वतारोहियों के नाम और कहाँ उन्होंने क्या किया, तिरंगा फहराया, इसका नाम याद रखना। ठीक है, इसके बाद याद रख लेना 2 फैक्ट और है जो कि अपने में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कन्फ्यूजन वाला ये पोर्सन है। ठीक है, राज्य का सेकेंड जंगल सफारी। ठीक है, तो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का पहला जंगल सफारी कौन सा है, रायपुर में स्थापित जो जंगल सफारी है। उसके बाद हमारे छत्तीसगढ़ में राज्य का जो है सेकेंड जंगल सफारी हो रहा है, मतलब स्थापित हो रहा है, कहाँ हो रहा है, तो रामचुआ हरमो कवर्धा या कबीरधाम में। ठीक है, रामचुआ हरमो यहाँ क्या हो रहा है, छत्तीसगढ़ का जो सेकंड जंगल सफारी स्थापित किया जा रहा है। और ये कितने एकड़ में होगा, तो याद रख लेना 470 एकड़ में होगा। कितने एकड़ में होगा, 470 एकड़ में रामचुआ हरमो, जो कि कहाँ है, आपके कबीरधाम या फिर बोल सकते हैं जिसका पूरा नाम कवर्धा, वहाँ है रामचुआ हरमो में
छत्तीसगढ़ राज्य का सेकंड जंगल सफारी, जो कि रायपुर जंगल सफारी के बाद सेकंड जंगल सफारी होगा। ठीक है, कितने एकड़ में हो रहा है तो 470 एकड़ में इसको स्थापित किया जाएगा। इसके बाद जो है देश का सबसे बड़ा जंगल, बोल सकते हैं कि भारत का सबसे बड़ा जंगल कहाँ स्थापित हो रहा है तो नंदनी दुर्ग में। ठीक है, नंदनी दुर्ग में जो है भारत का मतलब छत्तीसगढ़ के साथ साथ छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा जो मानव निर्मित जंगल तो है ही, लेकिन उसके साथ जो है भारत का सबसे बड़ा मानव निर्मित जंगल कहाँ स्थापित हो रहा है तो छत्तीसगढ़ के जो दुर्ग है, दुर्ग के नंदनी जो खदान है वहाँ पर जो हो रहा है देश का सबसे बड़ा जंगल का स्थापना हो रहा है। कितने एकड़ में स्थापित किया जा रहा है तो 885 एकड़ में। कितने एकड़ में तो 885 एकड़ में जो है क्या कर रहे हैं, देश का सबसे बड़ा जंगल स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, और ये कैसा जंगल है तो मानव निर्मित मतलब कृत्रिम जंगल है। तो क्वेश्चन अगर पूछेगा कि देश का सबसे बड़ा जंगल मतलब मानव निर्मित जंगल कहाँ स्थापित हुआ है तो छत्तीसगढ़ के दुर्ग के नंदनी में। क्लियर है, या फिर छत्तीसगढ़ का जो सबसे बड़ा मानव निर्मित जंगल कहाँ है तो याद रख लेना नंदनी दुर्ग में। कितने एकड़ में स्थापित किया जा रहा है तो याद रख लेना 850 एकड़ में। ठीक है, तो 470 एकड़ में क्या है आपका जंगल सफारी, सेकंड नंबर का रामचुआ हरमुआ में, और देश का सबसे बड़ा जंगल सफारी मतलब जंगल जो है कहाँ है तो 885 एकड़ में वहाँ का बोलते हैं नंदनी दुर्ग में। ठीक है, तो इस तरीके से आज अपन करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको लिए हैं। नेक्स्ट और वीडियो जो करंट अफेयर पे रहेगा, तो तब तक के लिए आप ये सब वीडियो देखते रहिए और इसका नोट्स बनाइए। अगर कोई दिक्कत होता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक पढ़ते रहिए।